जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदुओं के 4 फेमस धाम हैं, केदारनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारिका। तो उन चारों धाम में से एक धाम है द्वारिका नगरी, जहाँ पे मैं आज आपको लेकर के आया हुआ हूँ। हिंदुओं के इस प्रसिद्ध धाम की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नगरी के रूप में की थी और यहाँ पे उन्होंने राज किया था। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जा रहे थे तो उन्होंने इस द्वारिका नगरी को समुद्र के नीचे डुबा दिया था। तो यहाँ पे क्या क्या घूमने वाली जगह हैं, किस समय आपको यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आपका क्या बजट रहने वाला है, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अपन घूमते हैं द्वारिका। द्वारका आने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ट्रेन का है, पर यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन के ऑप्शंस बहुत कम ही मिलते हैं, तो आप कनेक्टिंग ट्रेन के माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जामनगर रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं और अभी हम द्वारिका के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ से द्वारिका का डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है और आप चाहें तो यहाँ से बाई ट्रेन या बाई रोड आप द्वारिका जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन से जामनगर तक आ रहे हो और जामनगर में अगर आपको ऐसा लगता है कि टैक्सी वाले या आपको ऑटो वाले ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से बस नहीं मिलती है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं शिव शक्ति बस की पूरी टीम है, शिव शक्ति ट्रेवल्स की। और ये सारे लोग आपको ये बताएंगे कि यहाँ की इनकी बस जो रहती है सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक कंटिन्यू रहती है। अगर आप 6:30 बजे वाली ट्रेन से दिल्ली से आ रहे हो यहाँ पे, तो आप सीधे यहाँ तक आ सकते हो। शिव शक्ति ऑटो वाले से बोल करके, मतलब आप उनको बोलोगे कि शिव शक्ति ट्रेवलर्स तक ड्रॉप करना है हमें, तो वो आपको यहाँ तक ड्रॉप कर देंगे। 30 रुपये 40 रुपये का वहाँ का किराया होता है। यहाँ पे आके आप बस से भी द्वारिका तक जा सकते हो। ये इनकी आपके एक आदमी की टिकट कितनी रहती है बस की? 150 रुपये की टिकट रहती है। आप 150 रुपये पर हेड दे करके डायरेक्ट द्वारिका तक जा सकते हो। तो आपका 2500, 2600, 3000 रुपये का किराया बच जाएगा। तो अगर आप कभी दिल्ली या कहीं से भी आते हो ट्रेन से यहाँ तक, तो आप यहाँ 7:30 बजे यहाँ से बस पकड़ के और द्वारिका के लिए जहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं उसी की होटल है, तो यहाँ पे आप रुक करके खाना खाएंगे। अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि उनकी मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं और कितने की कॉस्टिंग पड़ती है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना पंजाबी खाना, मतलब नॉर्थ इंडियन खाना और गुजराती खाने में से कोई एक चुन करके और उसका ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं या देश के किसी भी हिस्से से हैं तो यकीन मानिए द्वारिका में आपको खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अभी हमने खाना खा लिया है और खाना मेरे ख्याल से ठीक ही था। मतलब जिस रेट में यहाँ पे खाना मिल रहा है और आप आउटस्कर्ट्स में आए हुए हैं, तो खाने की क्वालिटी ठीक थी और खाने का टेस्ट भी ठीक था। तो आप यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो खाने का ऑर्डर दे सकते हैं और खाना वगैरह खा करके आप आराम से यहाँ का आगे का सफ़र कर सकते हैं। अभी हम लुनाई सदन नाम के एक होटल पे रुके हुए हैं यहाँ द्वारिका में। तो अगर आप कभी यहाँ द्वारिका आते हैं तो आप इस होटल को कंसीडर कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ के रिसेप्शन में खड़े हुए मैनेजर से बात कराता हूँ। ये अनिल जी हैं, जो कि हमारा बहुत सारा ख्याल रखे हैं। हम जामनगर से जब से चले हैं और यहाँ तक आए हैं तो इनका कंटिन्यू फ़ोन आया है, हमारे बारे में पूरी जानकारी इन्होंने ली है और उसके बाद हमारे होटल तक पहुँचने का पूरा बंदोबस्त किया और सारी चीज़ों की जानकारी। चलिए अब मैं आपको अनिल जी से बात कराता हूँ। अनिल जी, यहाँ आने का सबसे सही समय कौन सा है? यहाँ तो बेसिकली तो पूरा समय सही रहता है, लेकिन जो कस्टमर जो होते हैं ना, कोई मीडियम फैमिली से है या तो भीड़ भाड़ जो कमती जाते हैं, तो फेस्टिवल के दौरान नहीं आओ, कोई भी ओकेशन पे नहीं आओ, कोई फेस्टिवल पे नहीं आओ। फिक्स सीजन पे आएंगे तो थोड़ा कमरा भी महंगा पड़ता है आप लोगों को और थोड़ा कंजेस्टेड होता है हर जगह। फोटो, खाना, घूमना फिरना, मंदिर, हर जगह थोड़ा रश, मंदिर में भी काफी रश मिलता होगा। तो आप ऐसा करो, कोई भी फेस्टिवल से 2 दिन पहले और 10 दिन तक नहीं आओ। कोई भी फेस्टिवल, होली, दिवाली, नाताल, कोई भी है, थोड़ा महंगा पड़ता है। और महंगा तो चलो समझ लो कि एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन तो भीड़ क्राउड ज्यादा है तो हम लोग थोड़ा एंजॉय करने में थोड़ा असमर्थ रहते हैं। तो अगर आपने अनिल जी की बात को सुन ली होगी तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं, जिस समय सीजन हो, जिस समय पे ज्यादा छुट्टियां पड़ रही हो, जिस समय पे ज्यादा त्योहारों का मौसम हो, उस समय पे आपको यहाँ आने से बचना चाहिए ताकि आप रश से बच सकें। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ के ओवर एक्सपेंसेस से आप बच सकें, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अभी मैं आपको यहाँ के रूम दिखा देता हूँ कि हमें किस तरह के रूम मिले और किस तरह की सर्विसेज मिली। लुनाई सदन नाम की एक होटल है जो कि मंदिर के पास में ही है, वहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। अगर आप भी फ्यूचर में कभी आते हैं तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, अगर आपको यहाँ के रूम और फैसिलिटीज़ अच्छी लगती है तो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें रूम कैसा मिला हुआ है। लेकिन अगर आप दिसंबर में, अगर लास्ट दिसंबर में, मतलब 20 से लेकर के 10 जनवरी तक, 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक आप यहाँ आते हैं तो यकीन मानिए आपको रूम काफ़ी महंगे मिलेंगे। 1,000, 1,500 के जो रूम होंगे वो आपको 3500, 4000 के टाइप में मिलेंगे। चलिए आपको मैं रूम के दिखा देता हूँ कि रूम यहाँ पे कैसा है। हमें जो मिला हुआ है वो मैं आपको भी दिखाया। हमारा रूम है और आप देख पा रहे होंगे कि 2 बेड लगे हुए हैं और एक हमें एक्स्ट्रा बेड लगवाया है हमने। तो 3 लोगों के बीच में 2500 रुपये में हमें रूम मिल गया है और वो भी काफ़ी बार्गिन करने के बाद। बाथरूम दिखा देता हूँ मैं आपको। बाथरूम भी काफ़ी ठीक ही है, तो आप यहाँ बाथरूम भी देख सकते हैं। और ये रूम भी आप देख पा रहे होंगे, हमने सामान रखा हुआ है। काफ़ी बड़ा रूम है, स्पेशियस है और ये बिल्कुल द्वारिकाधीश का जो टेम्पल है उसके पास में ही है। तो रात में चेक इन करने के बाद हम आराम किए और सुबह हम निकल गए लोकल साइट सीइंग के लिए। कामधेनु फास्ट फूड में रुक करके हमने लोकल गुजराती ब्रेकफास्ट किया। द्वारिका में अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं और अब हम दाल पकवान खा रहे हैं। यहाँ का कुछ फेमस है, वो दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है।
ये हमारा दाल पकवान है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो एक बार ये ट्राई कर सकते हो। अब भाभी हमारी खा के बताएंगे कि कैसा लग रहा है। खा के बताइए, टेस्ट करके बताइए हमारे दर्शकों को कि दाल पकवान कैसा लगता है खाने में। कैसा टेस्ट है, क्या बताओगे आप, किस तरह से मिलता जुलता है? सांभर थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है इसका। ओके। और दाल है जो होता है दाल का टेस्ट। हाँ, तुअर दाल। तो आप भी यहाँ पे आओ तो आप भी दाल पकवान ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा भी यहाँ पे गुजराती डिशेज़ हैं, वो भी आपको यहाँ पे आके ट्राई करना चाहिए। बाकी 2 पोहे भी हमने ऑर्डर किए हैं और हमारी गुजराती डिशेज़ अभी आ रही हैं। तो ये गाठिया है और ये जलेबी है और ये ढोकला। ढोकला तो आप लोगों ने खाया ही होगा। अब हम गाठिया भी खा के बताते हैं कि कैसा है। भैया थोड़ा टेस्ट करके बताओ कैसा है ये। ले इसको खा के बताओ कैसा टेस्ट है, किससे मिलता जुलता है अपने साइड में? गाठिया से। गाठिया से। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े थे लोकल साइट सीइंग के लिए। इसके लिए हमने 3500 रुपये में अर्टिगा बुक की थी। आप चाहें तो अपने बजट के अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी गाड़ी बुक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए सीजन के टाइम पे गाड़ियों के रेट भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों अभी मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास खड़ा हुआ हूँ। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जिसको 10वां ज्योतिर्लिंग कहा गया है। और मेरे पीछे आप भगवान शिव की मूर्ति देख सकते हैं। यहाँ पे भगवान शिव और पार्वती जो है नाग के रूप में विराजमान है और उनकी एक ज्योति जलती रहती है। तो चलिए मैं आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाता हूँ अंदर से कि ये ज्योतिर्लिंग अंदर से दिखता कैसे है। वैसे कहा जाता है कि यहाँ मोबाइल और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, पर फिर भी मैं आपको जितना हो सके वो अंदर का दर्शन करवाता हूँ। द्वारिका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। आप कैब के माध्यम से 30 मिनट के अंदर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुँच सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और इसका स्थान यहाँ 10वां है। आप यहाँ पे अगर सैटरडे संडे में या फिर यहाँ के सीज़न टाइम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। आप मेरे पीछे जो शिव जी की प्रतिमा देख रहे हैं ये उसी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थित है। और आप यहाँ पे जब आएंगे तो मेरे पीछे आप यहाँ पे उमड़ते हुए क्राउड को देख सकते हैं, जबकि हम लोग यहाँ पे अभी वीक डेज में आए हुए हैं। मतलब आज का जो दिन है वो मंगलवार का है। तो आप ये सोचिए कि आप जब सैटरडे संडे में आएंगे तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती होगी और यहाँ पे हर चीज़ के रेट कितने ज़्यादा बढ़ जाते होंगे। तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। बाकी आप यहाँ अंदर आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन का और दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लगती है। अपना जूता चप्पल आप उतार करके बड़े आराम से अंदर प्रवेश कर सकते हैं और दर्शन आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव को गंगा जल अभिषेक कराने का और नाग नागिन के जोड़े को चढ़ाने का एक अलग ही महत्व है। पूजा की इस थाली में अभिषेक का जल और नाग नागिन का जोड़ा 250 रुपये में मिल जाता है। अगर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आ रहे हैं तो आपको मिनिमम 200-250 रुपये का प्रसाद यहाँ पे चढ़ाना होगा। तो आपको उसके लिए प्रॉपरली धोती पहनना पड़ेगा और धोती पहन करके आप गर्भगृह तक, मतलब जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है वहाँ तक आप जाएंगे अंदर और वहाँ पर जा करके अभिषेक करेंगे, पूजा करवाई जाएगी और उसके बाद आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 4 किलोमीटर दूर अब हमारा अगला डेस्टिनेशन था गोपी का तालाब। इस जगह पर कई छोटे बड़े मंदिर हैं जो आपका टाइम खराब कर सकते हैं। और ये हम गोपी का तालाब में, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा गोपी का तालाब है। ऐसा खास यहाँ पे वैसे तो कुछ है नहीं, पर यहाँ पे कहा जाता है कि आखिरी बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रास लीला रचा करके गोपियों के साथ में धरती में समा गई थी गोपियाँ। उनके बिना वो वृंदावन मथुरा में रह नहीं पा रही थी, तो वो गोपियाँ यहाँ आई थी और इस तालाब के किनारे उन्होंने अपनी आखिरी रास लीला भगवान श्री कृष्ण के साथ में रचाई थी और उसके बाद गोपियाँ जो थी वो धरती में समा गई थी। तो आप यहाँ पे गोपी का तालाब मेरे पीछे देख सकते हैं। पूरे ट्रिप में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका टाइम कहीं भी बर्बाद ना हो, क्योंकि आपके पास जगह काफ़ी सारी होंगी घूमने के लिए, पर समय लिमिटेड होगा। दोस्तों मेरे पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज को सुदर्शन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिज अभी रिसेंटली बनकर के तैयार हुआ है और इससे पहले क्या था कि जब हमें मुख्य द्वारिका नगरी से बेट द्वारिका जाना होता था तो हम नाव के माध्यम से जाते थे, लेकिन इस ब्रिज के बन जाने से अब आप अपनी कार लेकर के बेट द्वारिका तक जा सकते हैं। और इस ब्रिज को क्रॉस करते ही पार्किंग है, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और पार्क करने के बाद वहाँ से ऑटो से, क्योंकि बेट द्वारिका में आप अपनी कार नहीं ले जा पाएंगे, गलियाँ बहुत छोटी हैं, इस वजह से वहाँ से आप ऑटो से बेट द्वारिका के मंदिर तक जा सकते हैं, जहाँ पे आप द्वारिकाधीश के दर्शन कर सकते हैं। बेट द्वारिका का मतलब होता है, बेट का मतलब होता है टापू, और द्वारिका जहाँ पे भगवान द्वारिकाधीश रह रहे हैं या रह रहे थे। और वहाँ पे बेट द्वारिका फेमस भी इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने परिवारजनों के साथ में राज करते थे और वहाँ पे ही वो सुदामा से मुलाकात किए थे। तो इस ब्रिज के माध्यम से आप इस मुख्य द्वारिका नगरी से बेट द्वारिका तक जा सकते हैं। यह वही ब्रिज है और आप मेरे पीछे अब वो नाव को देख पाएंगे जो नाव पहले चला करती थी, जिससे हम टापू से क्रॉस करते थे, पर अभी उन नावों का उपयोग सिर्फ मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों अभी मैं मुख्य मंदिर, बेट द्वारिका के मुख्य मंदिर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। ये मेरे पीछे आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये बेट द्वारिका के ऊपर चली जाती हैं। यहीं से मुख्य मंदिर की एंट्री है और आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है 12:30 बजे तक रहती है। आप 12:30 बजे से पहले यहाँ आ जाएंगे तो आपको अंदर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ पे जगह मिल जाएगी। और यहाँ पे वैसे भी बहुत क्राउड होता है, तो सोच समझ के आप टाइम से अपने घर से, अपने होटल से निकल जाएँ ताकि यहाँ पे आपको दर्शन मिल जाए। ये मुख्य मंदिर का मेन गेट है जहाँ से आपको अंदर जाना होता है। विकलांगों के लिए यहाँ से दूसरा रास्ता है, अगर आप अपने किसी पेरेंट्स के साथ में आ रहे हैं और चल
चल नहीं पाते हैं तो आप दूसरे रास्ते से विकलांगों को लेकर के जा सकते हैं। व्हील चेयर की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहती है। जनरली लोग द्वारका उस क्षेत्र को समझते हैं जहां गोमती नदी के तट पर भगवान द्वारकाधीश जी का मंदिर है, लेकिन कम लोगों को ही पता है द्वारका को 3 भागों में बांटा गया है। मूल द्वारका को सुदामापुरी भी कहा जाता है। यहाँ सुदामा जी का घर था, इसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। गोमती द्वारका वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण राज किया करते थे, और बेट द्वारका वह स्थान है जहाँ भगवान का निवास स्थान था। दोस्तों, बेट द्वारिका मुख्य रूप से प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो थे वो अपने परिवारजनों के साथ में राज करते थे और यहीं पे वो सुदामा जी से मुलाकात किए थे। तो सुदामा और कृष्ण की जो फेमस मुलाकात है, इसके बारे में कई गाने फेमस हैं, वो यहीं पे हुई थी। और आप देखिए यहाँ ये मुख्य प्रांगण है जहाँ से पीछे की तरफ में ये बैरिकेटिंग जो देख रहे होंगे आप, यहाँ से मुख्य मार्ग है जो मंदिर के अंदर जाता है। और जैसे ही आप द्वारकाधीश के दर्शन कर लेंगे तो आप बाहर आकर के यहाँ पे प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क होता है, निःशुल्क लंगर होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होता, तो आप यहाँ पे आके प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत बस इतनी सी कि यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगती है, तो आपके पास अगर थोड़ा समय है तो आप आके आराम से बैठ करके यहाँ का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बेट द्वारिका के पास ही सोने की द्वारिका म्यूजियम है। यहाँ की एंट्री फी 40 रुपए है और यहाँ पे कैमरा फोन अलाउड है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पूरे जीवन चरित्र को मूर्तियों में कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया गया है। बेट द्वारिका से बाय वॉक आप इस मंदिर तक आ सकते हैं। बेट द्वारिका से शिवराजपुर बीच जाते वक्त हमें रास्ते में भूख लगाई थी, तो हम खाने के लिए रुक गए। तो अभी हम बेट द्वारिका से आ रहे हैं और रास्ते में भी हम खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। ये हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं, सुनील भाई हैं ये। अगर आप गुजरात में आते हैं द्वारिका दर्शन के लिए और आप फैमिली के साथ आते हैं तो आप सुनील भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी अपनी टैक्सी है, हम इन्हीं की टैक्सी में पूरा द्वारिका घूम रहे हैं और ये हमें बड़े प्यार से और बहुत हेल्पिंग नेचर है इनका, बड़े आराम से घुमा रहे हैं। मेरे पिताजी थोड़े पैर से चलने में असमर्थ हैं, तो उनको भी बहुत अच्छे से ये गाइड किए हैं। तो अगर आप कभी द्वारिका ट्रिप के लिए आते हैं तो आप सुनील भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। सुनील भाई की अपनी अर्टिगा है, 6 सीटर गाड़ी है और उसको पर बनाया हुआ है, तो अगर आपके पास लगेज ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनील भाई बहुत अच्छे से आपको द्वारिका घुमा देंगे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर देख करके। ठीक है ना सुनील भाई? और हमारे दर्शक आएंगे तो उनको कुछ डिस्काउंट भी दे दीजिएगा। खाना खाने के लिए रुके हुए हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, कुटिया सी बनी हुई है। कुटिया के अंदर बढ़िया टेबल लगाए हुए हैं लोग और अंदर आप बैठ करके आराम से खाना वगैरह देखते हैं कि खाना कैसा है। कुटिया तो बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने, बहुत अच्छा इंटीरियर और बहुत अच्छा एक्सटीरियर इन्होंने बनाया हुआ है, पर अब खाना कैसा है वो हमें देखना होगा। तो ये हमारा खाना है, कढ़ाई पनीर है, दाल फ्राई है और तवा रोटी है। पापड़ ड्राई लिया हुआ है हमने। अब शरल आपको बताएंगे कि खाने का टेस्ट कैसा है। अच्छा है, मतलब गुजरात के हिसाब से यहाँ का खाना टेस्ट अच्छा है, आपको नॉर्थ इंडिया का टेस्ट पूरा मिलेगा। हाँ, तो आप खाना यहाँ पे खा सकते हैं और रेट भी आपको मैंने बता ही दिया है, आपको मैंने दिखा दिया है, तो रेट आपको वही लगेगा, तो आप उस हिसाब से अपना खाना प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ शिवराज बीच में। द्वारिका का बहुत ही फेमस बीच है। अगर आप द्वारिका ट्रिप पे आ रहे हैं तो यहाँ भी आपको आना बनता है, आपको आना ही चाहिए। और ये आने की यहाँ कोई एंट्री फी नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे जो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे उसका आपको पैसा ज़रूर देना पड़ेगा। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं बलून पैराग्लाइडिंग है और बनाना राइड है, स्कूबा डाइविंग है। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शिवराज बीच है कैसा और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको मिलती हैं। कैमल राइड, जेट स्की, बोट राइड, बनाना राइड, स्कूबा डाइविंग जैसी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं भी करना चाहें तो समुद्र की लहरों में आराम से पैर डाल करके बैठ सकते हैं और सनसेट का नज़ारा देख सकते हैं। हमने बनाना राइड की, जेट स्की की और इसके अलावा कैमल राइड करके भी अपना टाइम यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पेंड किया। काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप भी यहाँ तक आ रहे हैं तो इस जगह पे ज़रूर जाएं और कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का मज़ा ज़रूर लें, और कुछ नहीं तो समुद्र की लहरों में रील्स ही बना लें। इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था रुक्मिणी माता का मंदिर। यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। इस मंदिर के पीछे की कहानी, दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी को श्राप दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह श्राप क्या है आपको कमेंट सेक्शन में पता चल ही जाएगा। रुक्मिणी माता टेम्पल घूमने के बाद हम पहुंच गए द्वारकाधीश टेम्पल। इसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक ही होती है। यहाँ आके आपको पता चलेगा कि भगवान के दर्शन इतनी आसानी से नहीं मिलते। दोस्तों, अभी मैं द्वारकाधीश मंदिर के बाहर खड़ा हुआ हूँ और आप मेरे पीछे ये द्वारकाधीश मंदिर का पूरा गेट देख पा रहे होंगे और मेरे पीछे आप ये गुंबद जो देख रहे होंगे ये द्वारकाधीश मंदिर का ही है। तो यहाँ पे जो है मॉर्निंग में आपको अगर आना है, अगर आप द्वारकाधीश मंदिर आ रहे हैं मेन द्वारिका में, तो आपको सुबह यहाँ पे 5:30 बजे लाइन में लगना होगा। 5:30 बजे आएंगे तो 6 बजे करीब यहाँ पे मॉर्निंग आरती होती है और सुबह सुबह आपको यहाँ पे दर्शन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा लेट करते हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ये मंदिर की वही जगह है जहाँ से लाइन लगनी शुरू होती है सुबह के टाइम पे, और ये यहाँ से लेकर के पूरा मुख्य द्वार तक, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये मुख्य द्वार तक लाइन लगती है और बहुत लंबी लाइन लगती है।
तो अगर आप सुबह सुबह यहाँ आ रहे हैं तो मॉर्निंग में 5:30 पे आप यहाँ पे आकर के लाइन पे लग जाएं ताकि आपको आराम से दर्शन हो सके। और इसके अलावा दोपहर में 1 बजे कपाट बंद हो जाते हैं, फिर शाम को 5 बजे से आप 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे 9 बजे के दर्शन के लिए 8 बजे लाइन में लगना ही होगा। रात में दर्शन के बाद आप गोमती नदी के घाट पर किनारे किनारे वॉकिंग करके ठंडी हवा का आनंद भी ले सकते हैं और यहाँ पे बैठ के अपना कुछ समय बिता सकते हैं। तो अगर आप द्वारका आए हुए हैं और अगर सोमनाथ की यात्रा करना चाह रहे हैं तो ये इस्कॉन टेम्पल का गेट है और आप यहाँ से सोमनाथ के लिए डायरेक्ट बस पकड़ सकते हैं। यहाँ पे आकर के आपको GSRTC की भी बस मिल जाएगी और प्राइवेट बसेस भी चलती हैं जो कि यहाँ से 3 से 4 घंटे लेती हैं और आपको सोमनाथ तक पहुँचा देंगी। तो एक दिन का ट्रिप आप द्वारका का कर सकते हैं और अगले दिन आप सोमनाथ के लिए निकल सकते हैं। द्वारिकाधीश हमारे दयालु हैं, उसी तरह से उनके यहाँ के जानवर भी, द्वारिका के जानवर भी दयालु हैं। और ये काऊ को आप देख पा रहे होंगे, गाय हमारे पीछे आके खड़ी हो गई, अपने आप खड़ी हो गई आके, और हम लोग कितने प्यार से इसको खिला रहे हैं। सुबह सुबह गौ माता को रोटी खिला करके हम निकल पड़े सोमनाथ के लिए। दोस्तों अभी हम जिस बस में सोमनाथ जा रहे हैं तो मैं वो दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह की बस मिलती है सोमनाथ के लिए। मॉर्निंग में ये बस होती है लगभग 7:30-8 बजे आपको आप बस में बैठ सकते हो। और अभी मैं बस के अंदर दिखा देता हूँ आपको कैसी होती है। लगभग 300-350 रुपये इसका चार्ज होता है। तो आप इसके अंदर का भी व्यू देख सकते हैं कि किस तरह से आप सोमनाथ इस बस से जा सकते हैं। वेरावल के भालुका तीर्थ में अभी हम खड़े हुए हैं। ये सोमनाथ से बहुत पास में ही है। आप चाहें तो वेरावल उतर करके आप पहले भालुका तीर्थ के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद सोमनाथ जा सकते हैं, या फिर सोमनाथ आकर के और उसके बाद भालुका तीर्थ के दर्शन कर सकते हैं। भालुका तीर्थ बेसिकली वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को बाण लगा था और यहाँ पे उन्होंने अपना देह त्यागा था। इसके अलावा भी इसकी काफ़ी मान्यता है। चलिए आपको मैं वेरावल में जो ये भालुका तीर्थ है इसके दर्शन करवाता हूँ। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण को बाण लगने से, पैरों पे बाण लगने से उन्होंने अपना देह त्याग किया था। और इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, बहुत ही अच्छी नक्काशी है। और अगर आप सोमनाथ आ रहे हैं तो यहाँ भालुका तीर्थ के दर्शन जरूर करने चाहिए आपको। बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है, आराम से आप यहाँ थोड़ा समय बिता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेरावल भी आते हैं तो यहाँ से आप दर्शन करके, भालुका तीर्थ के दर्शन करके और सोमनाथ के लिए जा सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे ऑटोज़ और टैक्सी आपको मिल जाएंगी सोमनाथ जाने के लिए, और ज़्यादा किराया भी नहीं लगता। 30 रुपये या 40 रुपये पर सवारी के हिसाब से आप आराम से सोमनाथ पहुँच सकते हैं यहाँ से। जब भगवान श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे तभी जरा नाम के भील को कुछ चमकता हुआ नजर आया और बस उसने तीर छोड़ दिया जो सीधे कृष्ण के बाएं पैर में जा धंसा। भालुका तीर्थ के दर्शन करने के बाद आप निकल पड़ते हैं सोमनाथ की यात्रा के लिए। और सोमनाथ जो है हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान रखता है। सोमनाथ जो है इसका निर्माण खुद चंद्रदेव ने करवाया था। कहते हैं कि प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को जब श्राप दिया था तो चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की थी इसी शिवलिंग की स्थापना करवा करके। तो चलिए अभी चलते हैं सोमनाथ के दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कि सोमनाथ का मंदिर है कैसा। सोमनाथ का इतिहास, भूगोल, विज्ञान तो आपको इंटरनेट से मिल ही जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि सोमनाथ के बाहर आपको क्या मिलेगा। सोमनाथ मंदिर के बाहर काफी बड़ी चौपाटी है जहाँ पे आप खाना वगैरह खा करके मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप सोमनाथ मंदिर 2-4-5 घंटे के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे क्लॉक रूम है। क्लॉक रूम में अपना सामान रखवा करके आप यहाँ पे पीछे मेरे धर्मशाला मैं आपको दिखाता हूँ। यही मंदिर परिसर के पास में ही धर्मशाला भी है। वहाँ पे आप नहाने धोने की पूरी व्यवस्था है, तो वहाँ पे आप नहा धो सकते हैं और 2-4 घंटे के लिए आप मंदिर घूम सकते हैं। और चाहें तो यहाँ धर्मशाला में रूम भी बुक करवा सकते हैं और रूम बुक करके यहाँ रुकना चाहें तो आप रुक भी सकते हैं। सोमनाथ मंदिर में मोबाइल कैमरा ले जाना अलाउड तो नहीं है। यहाँ पे आप इसे निःशुल्क जमा करा सकते हैं और अगर आपके पास सामान है तो आप क्लॉक रूम में नॉमिनल चार्ज देकर कुछ घंटों के लिए जमा करवा सकते हैं। अगर आप सोमनाथ आ रहे हैं और सोमनाथ में रुकना चाह रहे हैं तो आप सोमनाथ ट्रस्ट की ओरिजिनल वेबसाइट somnath.org में आप जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वहाँ पे रूम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप 120 दिन पहले से 3 दिन पहले तक की बुकिंग कर सकते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट के बाहर ही आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं। सोमनाथ में दर्शन करने के बाद हम रात में ही निकल गए गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रात हमने गिर में बिताई और अगले दिन हम सुबह सुबह निकल गए गिर जंगल सफारी के लिए। गिर जंगल सफारी की बुकिंग आपको कैसे करना है इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आपको जानकारी दे दूंगा। गिर घूमने के लिए 1 दिन काफ़ी है, पर यहाँ रुकना कैसे है चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप द्वारिका घूमने के लिए आ रहे हैं और आपके पास 5 से 6 दिन का समय है तो द्वारिका, सोमनाथ और उसके बाद गिर तक आप आ सकते हैं। यहाँ आपको रहने के लिए बहुत ही अच्छे रिजॉर्ट्स हैं। उन्हीं में से एक रिजॉर्ट में मैं रुका हुआ हूँ और ये रिजॉर्ट इतना पसंद आया है मुझे कि मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें ज़रूर एक बार आकर के रुकें और यहाँ के भोजन का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। यहाँ पे टेंट और रुकने के लिए आपको रूम भी मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको इसका पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको विजिटिंग कार्ड भी इसका अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इस विजिटिंग कार्ड को देख सकते हैं और उससे आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेके, फ़ोन नंबर लेके यहाँ पे टाई अप कर सकते हैं। यहाँ पे टेंट के चार्जेस 2000 रुपये हैं
और रूम के चार्जेस इससे थोड़ा ज़्यादा हैं, लगभग 2500 के आसपास। वहाँ पे आप रुक सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। और यहाँ के खाने का तो आपको ज़रूर लुत्फ़ उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ गुजराती व्यंजन, बहुत ही स्वादिष्ट गुजराती व्यंजन आपको परोसा जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस रिज़ॉर्ट के बारे में, इस रिज़ॉर्ट की पूरी जानकारी देता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए 3 कॉमन वॉशरूम बने हुए हैं, यहाँ पे 3 टेंट लगे हुए हैं, उनके 3 कॉमन वॉशरूम हैं। सामने बाहर ही आपको वॉश बेसिन मिल जाएगी, लेकिन किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बड़े आराम से, बड़े साफ़ सुथरे और सारी सुविधाओं से सुसज्जित बाथरूम है। तो आप यहाँ पे आकर के अपना नित्य जो कर्म है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी देखिए कितना प्यारा सा रास्ता है जहाँ से आप अंदर आएंगे। यहाँ पे पार्किंग की भी बहुत प्यारी सी सुविधा दी हुई है। बगीचा है पूरा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप शहर मतलब आप कहीं बाहर रुके हुए हैं, ऐसा लगेगा आप गांव में किसी खेत के बीच में रुके हुए हैं। और बहुत ही प्यारा सा बगीचा है, आम वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं। आप देखिए प्यारी प्यारी बौरें आ गई हैं यहाँ पे। गोकुल फार्म हाउस की एक और ख़ास बात है, और वो है अगर आप यहाँ पे आके बुकिंग करवाते हैं तो आप यहाँ पे जिस सीज़न में आपने बुकिंग करवाई है उस सीज़न में जो भी फल यहाँ लगते हैं, चाहे वो आम हो, चाहे नारियल हो, या चाहे जो भी फल यहाँ पे हों, आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जितना मर्जी उतना खा सकते हैं। ये इनका ऑफिस है जहाँ पे आप आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये डाइनिंग एरिया है जहाँ पे आप डाइनिंग करेंगे। आराम से लेटने की व्यवस्था है, खाने के बाद आप आराम से लेट सकते हैं। झूला वगैरह लगा हुआ है, तो आप इस झूले में बैठ करके खाना खाने के बाद थोड़ा समय बिता सकते हैं, शांति के कुछ पल पेड़ की छाया में। तो अब मैं आपको अपने इस रिज़ॉर्ट के मालिक से रूबरू कराता हूँ। ये इस रिज़ॉर्ट के मालिक हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाथा भाई नंदानी। नाथा भाई हैं ये। और नाथा भाई आपको बताएंगे इस रिज़ॉर्ट के बारे में। कितने साल से आप चला रहे हैं रिज़ॉर्ट? हम 13 साल से चला रहा है। हाँ, और क्या खाने में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़, क्या गुजराती खाना बस देते हैं, नॉर्थ इंडियन देते हैं? ओरिजिनल गुजराती, और जैन बनाना है खाना तो बना देता है। अच्छा, जैन खाना भी बना देते हैं। हाँ। ओके, बिना प्याज लहसुन वाला। हाँ। ओके, और अगर मान लीजिए जैसे पूरी फैमिली आ रही है तो रुकने उकने का क्या प्रबंध है? मतलब क्या, जैसे कितने आपके पास यहाँ टेंट उपलब्ध हैं और कितने रूम उपलब्ध हैं? अगर बड़ी फैमिली आ रही, 15-20 लोग आ रहे हैं तो 6 रूम है, अटैच बाथरूम वाला। किस समय आना सही रहेगा यहाँ पे? ये और ठंड के समय में, ठंड के समय बेहतर रहता है। गर्मी के समय में तो ऐसी भी है रूम में। अच्छा, ये बताइए कि क्या चार्जेस होते हैं टेंट के और रूम के? क्या क्या अलग अलग टेंट चार्जेस? में पर मेंबर का 1000 रुपया होता है। ओके, पर नॉर्मल टाइम पे? हाँ, 24 कलाक पैकेज का। ओके, और रूम है ना, रूम जी। में 1200 रुपया पर मेंबर का चार्ज। 1200 रुपये पर। पैकेज में सभी आ जाता है। पैकेज में खाना वगैरह आ जाता है? सभी। तो पैकेज, स्विमिंग पूल, अच्छा स्विमिंग पूल वगैरह भी है आपके रूम पास? चार्ज, और 2 टाइम खाना और ब्रेकफास्ट सभी आ जाता है। ओके, और खाने का क्या चार्जेस है? अगर कोई यहाँ पे आकर के सिर्फ रूम बुक कर रहा है तो क्या क्या चार्जेस है, और सिर्फ खाने का क्या चार्ज है? और 200 रुपया हमारे खाने का चार्ज है। ओके। रूम का अलग अलग चार्ज होता है, टेंट का अलग चार्ज होता है, ऐसा चार्ज होता है, और चार्ज नहीं। ओके। गोकुल फार्म हाउस में अभी यहाँ पे कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं जो कि पिछले 3-4 रातों से यहाँ रुके हुए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये बता रहे हैं वो सही है या नहीं। तो चलिए अभी मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। तो ये कुछ फैमिली मेम्बर्स रुके हुए हैं, मैम और सर हैं। तो सर बताइए आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं बड़ौदा से आ रहा हूँ। अच्छा अभिजीत डे। जी, क्या करते हैं सर आप? एक्चुअली मैं रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम ओएनजीसी। वाह, नाइस। मैम कैसा लगा मैम आपको यहाँ का खाना? आप खा रही हैं तो बहुत अच्छा खाना है। और यहाँ पे आप रुकी हुई हैं तो यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं? वो हमने पहले रिव्यू देखा था इनका जी जी booking.com से। जी जी जी, एक्चुअली हम चाहते थे कि नेचर स्टे में रहे, करेक्ट। क्योंकि सफारी में आ रहे हैं तो दिस टाइप ऑफ स्टे इज बेटर। अरे वाह, नाइस। तो उसमें हमें लगा कि ये बेस्ट अकोमोडेशन इनकी। ओके, मतलब जो सर आपने जो गूगल में रिव्यू चेक करके आप आए थे उसी से मैच करता हुआ रिव्यू पाया या फिर कुछ अलग है? एग्जैक्टली मैच। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। ये चीज़ बहुत काम आएगी हमारे दर्शकों को कि उनको एक्चुअल चीज़ चाहिए होती है, जो भी वो देखते हैं वो चीज़ उनको चाहिए होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो देख रहे होंगे, ये जो भी चीज़ आप देख रहे होंगे, पूरा स्टाफ है इनका, और अगर आप देख रहे होंगे तो आप ज़रूर इनको एक बार सेवा का अवसर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब अगर आप अकेले आ रहे हैं, आपको खाना नहीं खाना, मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इनका भोजन ज़रूर टेस्ट करें। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप पूरा भोजन खा ही नहीं पाएंगे, इतनी सारी वैरायटी है इनके पास में कि आप पूरा भोजन नहीं खा पाएंगे और आपका पेट भर जाएगा। इस प्रकार फाइनल डे हमारी ट्रेन पोरबंदर से थी, तो हम गिर से निकले और माधवपुर बीच पहुँच गए। माधवपुर बीच में भी हमने थोड़ी मस्ती के पल गुजारे, जिसमें हमने कैमल राइड की और बीच के किनारे लॉन्ग वॉक की, रील्स बनाई, और फिर हम पोरबंदर से ट्रेन पकड़ के घर आ गए। तो चलिए अब मैं पूरे द्वारका ट्रिप का प्लान और बजट बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब द्वारका ट्रिप की आइटनरी डिस्कस कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट आप 2 लोग द्वारका ट्रिप के लिए आएंगे, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप दिल्ली से द्वारका का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो दिल्ली से अगर ट्रेन से आप द्वारका तक आते हैं तो जनरली आपका स्लीपर का किराया 600 रुपए आपको लगेगा लमसम, और अगर आप एसी में आ रहे हैं 3 AC में तो 1500 रुपए आपको एसी का किराया पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला द्वारका तक, तो आप चलिए जामनगर तक आ जाते हैं, जैसा कि मैंने किया। जामनगर तक आप अगर एसी और स्लीपर में आते हैं तो सेम चार्जेस आपको लगभग पे करने पड़ेंगे, 10-50 रुपए का अंतर पड़ सकता है। जामनगर से आपका एक्स्ट्रा जो किराया लगेगा वो लगेगा बस का। बस में आप 150 रुपए पे करेंगे पर पर्सन और आप द्वारका पहुंच जाएंगे।
द्वारिका में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पीक सीजन में नहीं आ रहे हैं, ऑफ सीजन में नहीं आ रहे हैं, मिड सीजन में आ रहे हैं, तो होटल का किराया लगभग 2,000 रुपए पर पर्सन, 2,000 रुपए पर रूम, और वहां पे अगर आप खाना वगैरह खा रहे हैं तो 1,200 रुपए और जोड़ लीजिए। इसके अलावा अगर आप वहां पे घूमने जा रहे हैं, जो कि आप घूमेंगे ही, जैसे नागेश्वर, जैसे गोपी तालाब और शिवराजपुर बीच, तो इन सब जगहों पे जब आप घूमने जाएंगे तो अगर आप टैक्सी कर रहे हैं तो चलिए 3,000 रुपए मैं उसका मान लेता हूँ, या 2,500 रुपए लग जाएगा। शॉपिंग में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 1,500 रुपए खर्च हो जाता है, जिसमें आपका जलाभिषेक है, पूजा वगैरह है, दान दक्षिणा है, या आपने कुछ खरीदा वगैरह, तो आपका मैं 1,500 रुपए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद अब आप अगले दिन सुबह निकल पड़ते हैं सोमनाथ के लिए। तो अगर आप सोमनाथ जा रहे हैं तो आपको 350 रुपए पर पर्सन सोमनाथ का किराया होगा बस का। आप सोमनाथ पहुंच जाते हैं, उसके बाद बस स्टैंड से भालुका तीर्थ जाते हैं, 30 रुपए शेयरिंग ऑटो का। भालुका तीर्थ में आपका कोई चार्ज नहीं लगता। उसके बाद आप वापस आते हैं भालुका तीर्थ से सोमनाथ, वहां पे आपका 30 रुपए लगेगा पर पर्सन शेयरिंग ऑटो में। सोमनाथ में क्लॉक रूम में आप सामान रखवाते हैं, वहां पे आपका लगभग 50 रुपए एक व्यक्ति का, जो भी सामान एक बैग होगा उसका लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 2 बैग रख रहे हैं तो 100 रुपए। उसके अलावा अगर आप अंदर जाते हैं तो आपका वहां एंट्री तो फ्री है, लेकिन जब आप म्यूजिक एंड लाइट शो देखेंगे तो उसका आपको 50 रुपए पर पर्सन लाइट शो की टिकट लेनी पड़ेगी। तो 2 लोग हैं तो 100 रुपए। इसके बाद आप जब सोमनाथ मंदिर से बाहर आ जाएंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे, तो 500 रुपए का एक ऑन एन एवरेज खाना 2 लोगों के बीच में। आप शाम को अगर कैब करके गिर जा रहे हैं तो गिर का आपका एक व्यक्ति का चार्ज होगा, जो कैब से जाएंगे, एक व्यक्ति का लगभग 1,200 रुपए। अगर 2 लोग हैं तो आपको एक 4 व्हीलर हायर करनी पड़ेगी, जो आपको गिर नेशनल पार्क तक छोड़ेगी, क्योंकि रात में जनरली वहां से आपको कन्वेंस नहीं मिलता है। तो अगर आप टैक्सी बुक कर रहे हैं तो लगभग 2,500 रुपए में आप एक टैक्सी बुक करके गिर तक जा सकते हैं। गिर में आप रुकेंगे तो 2,000 रुपए आपका रिजॉर्ट का लगेगा, 2 लोगों का, एक आदमी का 1,000 रुपए अगर आप टेंट में रुक रहे हैं तो। उसमें आपका खाना पीना इंक्लूडेड रहेगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। आप गिर में जंगल सफारी करते हैं तो आप जिप्सी बुक करेंगे तो उसका लगभग 5 से 6,000 रुपए, वो आपको गिर की साइड जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और उसमें आप अपनी अवेलेबिलिटी देख सकते हैं कि किस डेट में जंगल सफारी खाली है और उसमें बुकिंग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सोमनाथ में रुक रहे हैं तो सोमनाथ में अगर आप सीजन के टाइम पे जा रहे हैं और आपको रूम की दिक्कत हो रही है, महंगे रूम दिख रहे हैं, तो आप सोमनाथ के इस ट्रस्ट की साइट में, ये जो साइट मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इस ट्रस्ट की साइट में आप यहाँ भी देख सकते हैं सोमनाथ की ट्रस्ट की साइट, इसमें आप बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पे इस साइट में चेक कर सकते हैं कि रूम किस दिन खाली है। अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, जितने लोग हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे रूम्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। याद रखिए इनके रूम के चार्जेस फिक्स होते हैं, लेकिन ये रूम आप सिर्फ 3 दिन पहले तक ही बुक कर सकते हैं। जैसे आज आपको अगर रुकना है यहाँ पे तो आपको 3 दिन पहले बुकिंग कर लेनी होगी, और इनकी बुकिंग जो होती है वो 120 दिन पहले से खुल जाती है। तो अगर आप जा रहे हैं तो इस चीज को प्लान करके जाएं। मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया है, आपको मैंने पंपलेट दिखा दे रहा हूँ कि इनके रूम के चार्जेस क्या हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, जूम इन करके। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने गिर वगैरह घूम लिया, 5-6 हजार रुपए वहाँ पे जो भी जंगल सफारी का है वो पे करके घूम लिया। उसके बाद आप गिर से वापस पोरबंदर जा सकते हैं, क्योंकि बड़ा स्टेशन जो है डायरेक्ट, मुझे उम्मीद है कि आपको सोमनाथ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी, तो आप गिर से पोरबंदर जा सकते हैं। उसका आपको लगभग 2,500 रुपए या 2,000 रुपए की आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। मैं 2,000 मान लेता हूँ। 2,000 में आप गिर से पोरबंदर चले गए। पोरबंदर में आपने ट्रेन बुक की, जो कि 1,500 रुपए स्लीपर एसी और 600 रुपए स्लीपर, और उसके बाद आप दिल्ली जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों मेरे इस ट्रिप के ब्लॉग में आपको सारी जानकारी बहुत पसंद आएगी और आपको ट्रिप प्लान करने में बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, अपने फैमिली मेंबर से शेयर करना है, और हमें कमेंट करके बताना है कि आप अपना ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं। आपके कुछ क्वेरी हो, सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगला ट्रिप हम कहाँ का बनाएं और कहाँ की जानकारी आपको चाहिए, तो हम वहाँ का ट्रिप प्लान करके और आपको पूरी जानकारी देंगे। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक दिस इज धीरज साइनिंग ऑफ।